अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जलवायु विज्ञान का स्कोप क्या होता है। एक्चुअली में जलवायु विज्ञान का जो विषय क्षेत्र होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें किन किन तथ्यों का समावेश होता है। मतलब हम इसमें एक तरह से हम कहें कि हम जलवायु विज्ञान की शाखाओं को भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि ये विषय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। विषय क्षेत्र का मतलब होता है कि कितना एरिया उसके अंदर कवर होता है, किन किन चीज़ों का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कर सकते हैं। तो जलवायु विज्ञान का एक्चुअली मैंने पहले भी कहा था कि जलवायु विज्ञान अपने आप में बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, जिसका अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसके विषय क्षेत्र को अगर हम डिवाइड करें, विषय क्षेत्र को वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के विस्तार के आधार पर जे ओयोर ने 6 भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला आता है आपका रीजनल क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा आता है लोकल क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, डायनामिक क्लाइमेटोलॉजी, एप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड हिस्टोरिकल क्लाइमेटोलॉजी। हिंदी में अगर कहें तो हम प्रादेशिक जलवायु विज्ञान, स्थानीय जलवायु विज्ञान, भौतिक जलवायु विज्ञान, गतिज, व्यावहारिक और ऐतिहासिक जलवायु विज्ञान। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे कि रीजनल क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है। रीजनल का मतलब होता है प्रादेशिक। इसके अंतर्गत विभिन्न आकार वाले क्षेत्रों की समान जलवायु दशाओं को का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो जलवायु उसमें बनती है समान दशाओं के अंतर्गत, उनका अध्ययन हम प्रादेशिक, मतलब एक क्षेत्र की सारे के सारे आपके ज्योग्राफिकल एलिमेंट होते हैं, उनके आपस में मिलने से जो क्लाइमेट बनती है, जो जलवायु बनती है, उस जलवायु का अध्ययन हम रीजनल के अंतर्गत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इन क्षेत्रीय इकाइयों का स्थानिक मापक जो होता है, मतलब स्पेशल तौर पर स्थान के एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो विविधता पाई जाती है, उस विविधता का अध्ययन करते हैं। इसमें जलवायु का जो मापन किया जाता है वो प्रादेशिक या स्थानिक के आधार पर, रीजनल के आधार पर, स्थानीय मापक के आधार पर हम इसका मापन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि मतलब एक जो हम सब्जी वाटिका बना लेते हैं, तो सब्जी वाटिका से लेकर के पूरा फसल क्षेत्र इसमें इंक्लूड होता है। साथ ही ग्राम, नगर, वन क्षेत्र, मरु क्षेत्र, पर्वत, मैदान, देश, यहाँ तक कि पूरा महाद्वीप भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। पूरा महाद्वीप की जलवायु भी इस क्षेत्रीय इकाई के अंतर्गत मानी जा सकती है। इस रीजनल की जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है विभिन्न मापक वाली क्षेत्रीय इकाइयों में जलवायु दशाओं में विविधता का अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य होता है। अब प्रश्न उठता है कि जिस तरह हमने जलवायु की विषय क्षेत्र को 6 पार्टों में डिवाइड किया था, ठीक इसी तरह से जो रीजनल हमारी क्लाइमेट है, जो हमारी प्रादेशिक जलवायु है, उसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। और इसका जो डिवाइडेशन किया है वो याशिनो ने किया है। और ये 4 जो पार्ट्स हैं वो हैं माइक्रो क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट, मेसो क्लाइमेट एंड मैक्रो क्लाइमेट। तो सबसे पहले मैक्रो क्लाइमेट होता है। मैक्रो क्लाइमेट और लोकल क्लाइमेट, मेसो क्लाइमेट और जो मैक्रो क्लाइमेट है, माइक्रो क्लाइमेट है, इनमें जो अंतर होता है वो एक्चुअली में आपका वर्टिकल और क्षैतिज की जो हाइट होती है, उस हाइट के बेस पर इसको अलग अलग डिफाइन कर दिया गया, अलग अलग इसको कैटेगरी में दिखा दिया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब होता है एक सूक्ष्म इकाई, प्रादेशिक जलवायु की वो सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्म तक इकाई को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें एक जो आपका वर्टिकल एक्सटेंट होता है, वर्टिकल विस्तार होता है, क्षैतिज जो विस्तार होता है वो 1 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक होता है। लेकिन जो इसका हॉरिजेंटल होता है
लंबवत होता है, वो धरातली सतह से 100 मीटर की ऊंचाई तक के एरिया को इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो इसके अंतर्गत जो एरिया आएगा वो विशेष रूप से एक फसल क्षेत्र हो जाता है, एक अकेला फसल क्षेत्र हो जाता है, या फिर एक जो वृक्ष लगा हुआ है उस वृक्ष के चारों ओर का जो एरिया आता है वो एरिया आपका माइक्रो क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। या ये ग्रह के चारों ओर जो एरिया आता है वो आपका माइक्रो, उसके आसपास के जो जलवायु तत्व मिलकर के जो क्लाइमेट वहाँ पर बनाते हैं उस क्लाइमेट को हम माइक्रो क्लाइमेट के अंतर्गत रखते हैं या सूक्ष्म जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। इसमें मौसम संबंधी आंकड़ों जैसे तापमान है, वायु दाब है, आर्द्रता है, वाष्पीकरण, वर्षा और वायु संचार को क्षेत्र विशेष में उपयुक्त उपकरणों के माध्यम से नाप कर करते हैं, और जिसे हम एप्लाइड, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसको एप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का ही एक पार्ट माना जाता है। इसको व्यवहारिक जलवायु विज्ञान का एक हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लोकल क्लाइमेट। लोकल क्लाइमेट जो होती है वो माइक्रो क्लाइमेट से इसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है, वर्टिकल दृष्टि से भी और हॉरिजॉन्टल की दृष्टि से भी। इसमें जो एरिया होता है लोकल का वो 100 मीटर से 1000 मीटर वर्टिकल विस्तार होता है इसका, और इसका जो हॉरिजॉन्टल विस्तार होता है वो भूतल से 1000 मीटर तक की ऊंचाई का जो एरिया आता है वो लोकल क्लाइमेट के अंतर्गत माना जाता है। इसमें इस प्रकार के एरिया में कई सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें हम अगर सम्मिलित करें तो इसमें हम क्या कहते हैं, आपका वन क्षेत्र को इंक्लूड कर सकते हैं, फल बागान है, चाय बागान है, ग्राम नगर को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपका लोकल एरिया के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के जो अध्ययन में जलवायु संबंधी दशाओं में लंबवत विविधताओं की तुलना में क्षैतिज विविधताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मैंने यहाँ पे बता हुआ है कि इसमें क्षैतिज विविधताओं को इतना हम ध्यान में नहीं रखते हैं, इतना उनको इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है, बल्कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लंबवत विविधताओं के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एक चीज़ और है इसमें कि इसमें जो होता है वो स्थानिक अंतर वनस्पतियों के लंबवत संरचना, मौसम और आदि में स्थानिक अंतर के कारण तापमान, आर्द्रता और दृश्यता में अंतर पाया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, जो लोकल क्लाइमेट होती है इसमें वेजिटेशन एरिया, नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, और नेचुरल वेजिटेशन के कारण जो सनरेज होती है वो हम भूतल पर बहुत कम पहुंच पाती है। तो इसके कारण क्या कहते हैं, काफ़ी विविधताएं पैदा हो जाती हैं, जैसे दृश्यता संबंधी विविधता इसमें पैदा हो जाती है, आर्द्रता की विविधता पैदा हो जाती है। तो इनमें जो अंतर पाया जाता है, और ये एक एरिया में हर एरिया में एक जैसा नहीं होता है। जैसे सपोज करो कि अगर हम सुंदरवन के डेल्टा को लें या हम ट्रॉपिकल जोन को लें जहाँ सदाबहार आपके वन क्षेत्र पाए जाते हैं, घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी होगी और यहाँ पर जो दृश्यता होगी वो दृश्यता एकदम अलग होगी बजाय उन क्षेत्रों के जहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल हम मरु क्षेत्र की उसको ले सकते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर और दृश्यता की और ह्यूमिडिटी की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। मतलब सबसे ज़्यादा इसमें जो वेरिएबिलिटी पाई जाती है वो लोकल क्लाइमेट के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा है जो मेसो क्लाइमेट है। इसमें मेसो क्लाइमेट, इसमें लोकल क्लाइमेट इंक्लूड होता है, और इसका जो वर्टिकल एक्सटेंट होता है वो 100 मीटर से 20 किलोमीटर तक होता है, और भूतल से अगर हॉरिजॉन्टल देखें तो भूतल से इसमें 6 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई होती है जो वायुमंडल तक फैला हुआ होता है, इसको हम मेसो क्लाइमेट के अंतर्गत मानते हैं, जिसको हम मध्य स्तरीय कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कई स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, एक नहीं होता, कई सारे स्थानीय क्षेत्र मिलकर के ये मेसो क्लाइमेट का निर्माण करते हैं।
ये क्षेत्र धरातली बनावट की दृष्टि से होमोजीनियस होते हैं। इनमें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लगभग समान होते हैं। समान इसलिए होते हैं कि एक्चुअली में ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको कहें, मध्य गंगा का मैदान है, आपका गंगा का डेल्टा है, कोकण तटीय क्षेत्र है, गोदावरी नदी का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है, उत्तर प्रदेश का तराई मैदान है। तो इसमें जैसे जैसे एरिया आपका विस्तृत होता चला जाएगा वैसे वैसे वेरिएबिलिटी जो पाई जाएगी वो कम होती चली जाएगी। छोटे क्षेत्र में वेरिएबिलिटी जैसे माइक्रो में उतनी नहीं पाई जाती है, लोकल में उतनी ज़्यादा उससे ज़्यादा पाई जाती है। और लेकिन इसमें आगे लोकल के बाद ये उल्टा होता चला जाता है, मैसो में बहुत कम पाई जाती है और माइक्रो में ये वेरिएबिलिटी इतनी अधिक नहीं होती है क्योंकि इनका एरिया बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आपका बहुत सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे प्रचंड वायुमंडलीय तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, हरिकेन आते हैं, टोर्नेडो आते हैं और टाइफून और कई सारी हीट वेव्स लहर भी इसके अंतर्गत चलती हैं, कोल्ड वेव्स लहर भी इसके अंतर्गत चलती हैं। और अगर हम देखे जाएं तो जितना एरिया हमारा बड़ा होता चला जाता है उस एरिया की जो क्या कहते हैं विशेषताएं होती है उतनी ही अधिक होती चली जाती है, उसका महत्व उतना ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसमें जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टरों का अध्ययन हम जो करते हैं वो क्या कहते हैं सैटेलाइट के माध्यम से कर सकते हैं। जो आंकड़े हम लेते हैं, जो सूचनाएं लेते हैं, वो सूचनाएं मौसम संबंधी सैटेलाइट के माध्यम से लेते हैं और राडार प्रणाली से लिए जाते हैं और उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है उस बेस पे इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका इसका जो सब पार्ट जो लास्ट है वो है मैक्रो क्लाइमेट है। ये एक बृहद स्तरीय जलवायु क्षेत्र होता है। इसे भू जलवायु या भौतिक जलवायु भी कहा जा सकता है। इसमें वर्टिकल जो एक्सटेंट होता है वो 20 किलोमीटर से अधिक होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो भूतल से लेकर के 6 किलोमीटर तक से अधिक होता है। मतलब सबसे लास्ट का सबसे विस्तृत जो क्षेत्र होता है वो आपका मैक्रो क्लाइमेट होता है और इसमें आपका क्या कहते हैं पूरा का पूरा महाद्वीप सम्मिलित होता है या बड़े बड़े देश सम्मिलित होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएसए इसके अंतर्गत आता है, चीन है, रूस, ब्राज़ील और इंडिया के जो क्लाइमेट आते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। और इसमें जिस तरीके से इसमें कई लोकल इसमें मैसो में कई लोकल क्लाइमेट सम्मिलित किए जाते हैं और मैक्रो में कई मेसो क्लाइमेट रीजन इंक्लूड होते हैं। इसमें जो अध्ययन किया जाता है इसमें इसमें क्षेत्र विशेष की सामान्य जलवायु दशाओं के निर्धारण के लिए दीर्घकाल के दौरान औसत वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप को आधार बनाया जाता है, जबकि लघु स्थानिक और कालिक मापक वाली वायुमंडलीय गतियों को छोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि भारत की जलवायु के अध्ययन के लिए ताप लहर को जिसमें लू चलती है उस लू को हम इसमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको भी हम 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे जिसको हम नेक्स्ट टर्न पे अध्ययन करेंगे। आज इतना ही सफिशिएंट है।